तो लोकतंत्र के महापर्व का छठा चरण और ऐसे में वोटिंग लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। अब 3 बज चुके हैं, 3 घंटे का और समय रह गया है। आपको बता दें कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर सुबह से वोटिंग जारी है। इसमें बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल है। तो ये वो 8 राज्य जिनमें वोटिंग सुबह से चल रही है। आपको बता दें इसमें हरियाणा की 10 में से 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। साथ ही दिल्ली की 7 में से 7 लोकसभा सीटें। आपको सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं किस राज्य की कितनी सीटों पर वोटिंग हो रही है। यूपी की बात करें तो यूपी की 14, झारखंड की 4, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10 सीटें, बिहार की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। तो वक्त के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। आज छठे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें इसके बाद एक ही चरण रह जाएगा जो है 7वां चरण, जिसके लिए 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे। तो ऐसे में धीरे धीरे वक्त के साथ हम आखिरी चरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 5 चरणों के लिए मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है। आज बारी छठे चरण की है और छठे चरण के लिए 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, वोटिंग लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। अब 3 बजे का समय हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक वोट और डाले जाएंगे, यानी 3 घंटे का और समय जनता के पास है। साथ ही आपको यह भी बता दूं, जिस तरह से लगातार वोटिंग जारी है, जनता से यही इंडिया वॉइस के माध्यम से हम भी अपील करते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में आज वोटिंग है तो जरूर घरों से बाहर निकले, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने, क्योंकि 5 साल में एक बार यह मौका जनता को मिलता है कि वो अपना मताधिकार का प्रयोग करे और जनता अपनी सरकार चुने। वहीं इस दौरान छठे फेज की अगर बात करें, दोपहर 1 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत का आंकड़ा हमारे पास आया है वो ये है कि देश भर की जो 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज है वो 39.1% आया है। तो ये 7 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर को आप देख सकते हैं, जो कि अभी वहां के मौजूदा सांसद भी है, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने इनकी जगह किसी और को मौका दिया, तो उन्होंने, गौतम गंभीर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ में आप उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मौजूदा सांसद और अब की बार भी प्रत्याशी मनोज तिवारी को देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर बांसुरी स्वराज, क्योंकि नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार भी है। तीसरी तस्वीर उनकी। चौथी तस्वीर उत्तर पश्चिमी दिल्ली की आप देख सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान किया। चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, माफी चाहूंगी, 5वीं तस्वीर पर नजर डालिए। पश्चिमी दिल्ली से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। दक्षिणी दिल्ली से आप तस्वीर देख सकते हैं और चांदनी चौक से आप तस्वीर देख सकते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी वोट देने पहुंचे। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दिग्गजों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया, क्योंकि दिल्ली की बात करें तो 7 लोकसभा सीटें हैं। 2014 से ही 7 सीटों पर बीजेपी काबिज है। इस दौरान पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वोट कास्ट किया। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से तस्वीर है, जहां मौजूदा सांसद और अब की बार फिर बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट मनोज तिवारी ने अपना मत अधिकार का प्रयोग किया, वोट कास्ट किया। तीसरी तस्वीर आप बांसुरी स्वराज और उनके पिता की देख सकते हैं। सुषमा स्वराज की बेटी हैं बांसुरी स्वराज और भारतीय जनता पार्टी ने इनको अब की बार चुनावी रण में नई दिल्ली से खड़ा किया है। वहीं चौथी तस्वीर अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। तो हमारे साथ चर्चा के लिए, चुनाव को देखते हुए हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं। केसी जैन जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से और रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से।
सबसे पहले जैन जी आपके पास आऊंगी, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें 39%, किस तरह से इस वोटिंग परसेंटेज को देखते हैं? क्योंकि दोपहर 3 बजे तक का ये समय है और अब 3 घंटे और रह गए हैं, थोड़ा और मतदान, और उसके बाद किस तरह से 39% को आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर 39 मतलब अप्रोक्सीमेटली करीब 40% अगर वोटिंग हुई है तो अच्छी वोटिंग हुई है। और शाम को भी आप देखिए थोड़ा धूप कम होने के बाद में वोटर ज्यादा निकलता भी है, लेकिन आपके माध्यम से आपके दर्शकों से निवेदन भी है कि जहां पर भी वोटिंग हो रही है वो अपने घर से निकले, अपने मतदान का उपयोग जरूर करें। आप ये देश का चुनाव है और देश की चाबी आप किसको देना चाहते हैं, देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और साथ साथ आपने क्या अनुभव किया है पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, तो आप अपना निर्णय, अपना फैसला जरूर दीजिए और अपना वोट डालने जरूर निकलिए। किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन वोट डालने जरूर निकलिए। और ये निर्णायक वोट होता है, एक एक वोट करके ही आप अपनी सरकार चुनते हैं, तो बिल्कुल वोट डालने जरूर निकले। आपके चैनल के माध्यम से आपसे तमाम दर्शकों से निवेदन। दूसरी बात यह है कि देखिए अभी तक जो वोट परसेंटेज रहा भी है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है पिछली बार से। 1-2% पहले और दूसरे चरण में कुछ डिफरेंस रहा है, लेकिन उसके बाद में वोट परसेंटेज काफी कुछ सुधार आया है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने मेहनत की है, जिस प्रकार से जो सामाजिक संस्थाएं उन्होंने भी मेहनत की है, और आप लोगों ने भी जो अपने दर्शक हैं उनको लगातार जागरूक किया है, तो इस तरीके से उसका प्रभाव भी पड़ा है। और हमें उम्मीद है कि ठीक है, रतन जी के पास जाऊंगी। रतन जी, जो वोटर्स परसेंटेज अभी आया है, वोटिंग परसेंटेज 39%, किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, वोटिंग की बात अगर की जाए तो जनता इस समय उत्साहित है, वोट करने के लिए घर से निकल रही है, लेकिन गर्मी ज्यादा होने की वजह से करीब करीब 4 बजे से 5 बजे तक लोग अपने घर में रहेंगे। लाइन कम दिखाई देगी, लेकिन 5 बजे से करीब करीब 7 बजे तक मतदान का समय है। लेकिन आप उस समय देखेंगे तो मतदाता काफी ज्यादा मात्रा में निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे। यानी जैसे जैसे आप कह रहे हैं थोड़ा और शाम होगी, मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, अभी निकलेंगे। और मैं अपील भी कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकलने चाहिए। यह महापर्व है लोकतंत्र का। इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन रतन जी, जिस तरह से अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की, 2004 का अगर मैं जिक्र करूं तो 59%, 2009 में 58, 2014 में जब मोदी लहर थी और परिवर्तन की एक बहार आप बोल सकते हैं वो थी, तो 66%, और 2019 की जब हम बात करें तो लगभग उसी के करीब 67%। तो जब भी परिवर्तन जब जनता चाहती है तो हमें यही लगता है कि वोटिंग परसेंटेज में एक उछाल आता है। लेकिन अब की बार की अगर बात करें, मतलब जैसा मैंने पहले कहा, जब जनता परिवर्तन चाहती है तो वोटिंग परसेंटेज में एक थोड़ा उछाल जरूर देखने को मिलता है। 2024 की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज इतनी ही देखने को मिल रही है, कभी 60, कभी 61, कभी 62, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या कहिएगा, क्या समझ पा रहे हैं इससे? रिया जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि जहां वोटिंग परसेंटेज कम होता है वहां पे भी विपक्ष की सरकार बन जाती है, जहां ज्यादा होता है वहां पे सरकार बन जाती है। कम ज्यादा बैलेंस होता है, लेकिन उससे अगर हम ये जोड़ के देखें कि सरकार बदल जाएगी या सरकार बन जाएगी, ये मायने नहीं रख सकता। लेकिन मतदाता जागरूक है, मतदाता घर से निकल रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज पे नहीं जाना चाहिए। आप निश्चित तौर पे मतदाता अपने दिमाग में बहुत कुछ सेट करके घर से बाहर निकल रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ वोट कर रहे हैं, इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं, और बहुत जागरूक हो चुके हैं मतदाता। लेकिन अगर जिस तरह से कांग्रेस का दावा है कि परिवर्तन अब की बार जनता चाह रही है, बीजेपी को उखाड़ फेंक देंगे, तो आखिर जो वोटर्स हैं, फिर वो वोटर्स कहाँ हैं आपके? देखिए, मतदाताओं ने पिछले 10 वर्षों तक लाठियां खाई हैं, गाली सुने हैं, महंगाई की मार झेली है, किसानों को खालिस्तान कहा गया, किसानों को आंदोलनजीवी कहा गया, करीब 750 से 800 किसानों की जान चली गई, युवा अपने रोजगार के लिए जब सड़क पे उतरे उन्हें मारा गया, महिलाओं को जंतर मंतर पे घसीट के मारा गया, मणिपुर भी आपने देखा। तो ये सब सारे मुद्दे जो हैं पिछले 10 वर्षों में ये जनता ने देखा है, उस मिजाज को, तकलीफ को, उस दर्द को देखकर उसे अपने मजहब में लेके घर से बाहर निकलकर सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को
उल्टा गुजरात भेजने के लिए संकल्प लेकर वोट कर रहे हैं। ठीक है जैन जी, जवाब दीजिए। साथ ही ये भी कि क्या आपकी बार ये माने कि बेरोजगारी और महंगाई जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, जनता के बीच कितना देख पा रहे हैं इस मुद्दे को? देखिए रिया जी, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने काम किया है और जिसको ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इनका क्या आंकड़ा है, क्या मानक है, आप देखिए उसी पार्टी के साथ गठबंधन में है। नहीं, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे ना, जितनी नौकरियों का वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। नहीं, देखिए जनता असंतुष्ट तो है, बेरोजगारी एक मुद्दा है ना सर। देखिए बात हो रही है रोजगार की, और रोजगार बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराएगा। उसी का मैं डाटा दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है, इन्होंने 5 सालों में मात्र 2.5 लाख नौकरियां दी, और जबकि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने 5.5 लाख नौकरियां डायरेक्ट दी, और 1 लाख लोगों को, 1 करोड़ लोगों को रोजगार, वो चाहे स्किल डेवलपमेंट के द्वारा हो, मुद्रा लोन के द्वारा हो या अन्य माध्यमों के द्वारा हो, इस तरीके से उनको 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया गया सिर्फ उत्तर प्रदेश में, और 5.5 लाख नौकरियां डायरेक्ट दी। तो जो लोग 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देते थे, वो नौकरियों की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ये देखिए कि बात कर रहे थे ये ओबीसी की, बात कर रहे थे कि भाई जातिगत जनगणना की, लेकिन ओबीसी का हक मार करके कौन देने का काम कर रहा है? इसी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हम आएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, जबकि हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में कब बोला है जैन जी? वेस्ट बंगाल नहीं, लगातार बोल रही है, लगातार कांग्रेस बोल रही है कि हम आएंगे, मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और ममता जी ने ये नैरेटिव वो है जैन जी, ये नैरेटिव वो है जो भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है। नहीं, रिया जी आप ये बताइए, ये करके दिखाया ना ममता जी ने। ममता जी ने 118 जातियों को, मुसलमानों की 118 जातियों को ओबीसी का लाभ दिया, और इसको रद्द किसने किया? वही वेस्ट बंगाल की हाईकोर्ट ने इसको रद्द किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो रद्द नहीं किया, और 5 लाख लोगों को ओबीसी का सर्टिफिकेट मुसलमानों को जारी किया गया। ये ओबीसी का हक किसको मार करके किसको दे रहे हैं? तो ओबीसी का हक मरेगा ना, एक का हक मार के दूसरे का हक दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस पे मैं जवाब लूंगी रतन जी से। ठीक है जय जी, इस सवाल पर मैं जवाब लूंगी, आरक्षण पर मैं जवाब लूंगी रतन जी से। उससे पहले दर्शकों को एक बार राजनीतिक बयान जो है वो सुनवा देते हैं कि क्या कुछ राजनीतिक दिग्गजों का कहना है। छठे चरण का चुनाव चल रहा है, मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मैं छठे चरण के सभी सम्मानित मतदाताओं से विनती करता हूं कि अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें। लोकतंत्र के इस महापर्व पर राष्ट्र के लिए मतदान करें, देश के लिए मतदान करें, राष्ट्र प्रथम के लिए मतदान करें। आपका वोट देश में एक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक होगा। दिल्ली के लोगों के दिल में मोदी जी हैं। मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद दिल्ली के लोगों का मिल रहा है। दिल्ली के लोगों का प्रेम स्नेह मोदी जी के साथ है। एक ही मुद्दा है कि भारत विकसित राष्ट्र बने मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी को लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और मैं कह सकता हूं कि एक तरफा चुनाव है, जनता मोदी जी के लिए चुनाव लड़ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ सारे मतदाताओं को बधाई, उन्होंने मतदान किया है। घर से निकल के विपरीत मौसम के बावजूद, तमाम भीषण गर्मी के बावजूद भी विषम परिस्थितियों लोग निकल रहे हैं, घर से आके मतदान कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। और जो रह गए हैं उनको भी मैं अनुरोध करूंगा कि सारे लोग निकलें, अपने अपने घरों से निकलें, प्रतिष्ठानों से निकलें, और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए मतदान अवश्य करें। ये मैं एक एक मतदाता से मेरा निवेदन है, अपील है, गुजारिश है। मुझे बहुत मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आजाद भारत में जिस आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संघर्ष किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में कानून मंत्री अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया था उसके तहत मिले अधिकार का उपयोग मैंने किया है। और मैंने अपना मतदान एक स्थिर, अस्थायी, सबको लेकर चलने वाली एक सेकुलर सरकार के लिए किया है, एक प्रगतिशील सरकार के लिए किया। नहीं कहना क्या भाई, ये तो एकदम आपने खुद ही कहा कि पर्व है तो बड़ा आनंद होता है किसी भी पर्व में पार्टिसिपेट करने में। और मैं समझता हूँ कि भारत के भविष्य के लिए 2024 का मतदान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और
मुझे पूरा विश्वास है कि आज दिल्ली में 7 सीटों पर मतदान हो रहा है, देश भर में भी 50 से ज़्यादा सीटों पर हो रहा है। 6 चरण पूरे हो गए हैं, 1 तारीख को 7वां चरण भी पूरा हो जाएगा और फिर 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये भारत के लिए सौभाग्य की बात होगी कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और केवल रोहतक ही नहीं, 10 की 10 सीट हरियाणा की कांग्रेस का गठबंधन जीत की तरफ आगे बढ़ चुका है। अभी पंचायत में हमने 2 महीना एकदम पूरा किए हैं। सभी जगह जहां तक पहुंच पाए हैं वहां तक गए हैं, और जहां नहीं पहुंच पाए हैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोग से आग्रह किए हैं कि नहीं पहुंचे, उपचुनाव बाद हम आएंगे, आप लोग वोट गिराइए। देश के नाम और राष्ट्र के नाम वोट हो रहा है, ये तो पर्व की तरह लोग मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना हर्ष उल्लास है, कोई असर नहीं पड़ रहा है हमारे वोटर के, धूप हो चाहे कुछ हो, सभी जगह अभी आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से तो देखते आ रहे हैं। अभी मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सभी जनपद वासियों से, जनपद प्रयागराज के वोटर से मेरी ये अपील है कि हम आइए आज के दिन अपने घरों से बाहर निकलें, अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं। वोट देना हम सभी लोगों का कर्तव्य है और आइए आज के दिन, आज 25 मई को जिस दिन यहाँ पर वोटिंग हमारे जनपद में की जा रही है, हम सभी लोग मिलजुल कर अधिक से अधिक वोटिंग करें और अपने मताधिकार का। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। 3 बज चुके हैं, इसी के साथ अब कुछ ही और घंटे रह गए हैं वोटिंग के लिए। ऐसे में हमारे साथ ग्राउंड पर किस तरह से स्थिति है वो बताने के लिए बीएस गुलियानी अंबाला से और शैलेश श्रीवास्तव हमारे साथ सुल्तानपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गुलियानी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर बात करें अंबाला की, क्योंकि 3 बज चुके हैं, अब कुछ 1-2 और घंटे का समय और रह गया, 6 बजे तक और वोटिंग होनी है, तो क्या माना जाए? सबसे पहले आप बता दीजिए अब कैसी हलचल देखने को मिल रही है, लोगों में कैसा उत्साह और वोटिंग परसेंटेज कितना उस क्षेत्र का? जी रिया, पहले तो मैं आपको लोगों की बात बता दूं, क्योंकि दोपहर का समय था और अंबाला में जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री से भी पार है, जिसके चलते जो है जो मतदाता है वो घर में दुबक गए थे। दोपहर का समय था, धूप बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से जो इससे पहले 11 या 12 बजे तक अगर हम बात करें जो पोलिंग हुई है उसमें काफी उत्साह दिखाई दिया मतदाताओं में। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में परसेंटेज थी वो तकरीबन जो 2 बजे तक की परसेंटेज आई थी हमारे पास, तो वो 2 बजे तक की परसेंटेज ग्रामीण क्षेत्रों में 45 से 47% तक आई थी, लेकिन जो शहर में थी वो तकरीबन 37 से 40% तक थी। तो इससे सहजी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो शहर का मतदाता है वो पहले सुबह सुबह बड़ी तादाद में निकला, लेकिन उसके बाद वो घरों में दुबक गया, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा था। तो अभी यहाँ पर गुलियानी अगर बात करें गर्मी कितना बड़ा फैक्टर, क्योंकि यही हमने देखा इससे पहले भी जो चुनाव हुए उसके जो चरण थे बाकी, उनमें भी जो वोटिंग परसेंटेज था कुछ खास देखने को नहीं मिला और गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर उसमें भी रहा। तो आज की अगर बात करें, 6ठे चरण की बात है, तो गर्मी कितना बड़ा फैक्टर? जी रिया, जो गर्मी की हम बात कर रहे हैं, शहर में यही गर्मी का ही रीजन सबसे बड़ा है कि जो परसेंटेज है वो काफी पुअर जा रही है, क्योंकि 35 से 37% जो वोट पोलिंग हुई है, तो उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि गर्मी के कारण जो शहर का मतदाता है वो ना तो लाइन में लगना चाहता है और ना ही धूप में घर से बाहर निकलना चाहता है। तो जैसा कि अभी 3 घंटे और पड़े हैं, 3 सवा 3 बजे का टाइम हो चुका है और 6 बजे तक पोलिंग होनी है, तो अभी ये टाइम अहम रहेगा मतदाताओं के लिए और परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। अब देखना ये होगा कि मतदाता कितनी बड़ी तादाद में निकलकर जो शहर वाले ग्राम मतदाता हैं इतनी बड़ी तादाद। बिल्कुल यही अपील इंडिया वॉइस भी अपने दर्शकों से करता है कि अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान है तो जरूर घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बने। गुलियानी, मैं आऊंगी आपके पास, समीकरण क्या बन रहे हैं अंबाला में इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश हमारे साथ सुल्तानपुर से बने हुए हैं। शैलेश, अगर सुल्तानपुर की बात करें, क्या वोटिंग परसेंटेज जो लेटेस्ट आपके पास है वो डाटा बता दीजिए, साथ ही अभी कैसी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि 3 बज चुके हैं और 3 घंटे का और समय जो है रह चुका है, 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, ऐसे में अब कैसी हलचल? जी निश्चित तौर पर मैं बता दूं, मैं सुबह 7 बजे से यहाँ पर हूँ और सुबह यहाँ पर हलचल बहुत तेज थी। करीब कतार में खड़े होके करीब सैकड़ों की तादाद में लोगों ने वोटिंग की यहाँ पे। आपको बता दें यहाँ पे आज
आचार मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां पर शेडिंग की अच्छी व्यवस्था की गई है, पंखे लगाए गए हैं और दवाई के हिसाब से टेबल लगाई गई है और यहाँ पे चाय और पानी की भी व्यवस्था की गई है, जिससे वोट करने वाले जितने भी मतदाता हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और परसेंटेज कहीं ना कहीं थोड़ा इंक्रीज करे। बिल्कुल, यानी तैयारियां पूरी, और वही हम तस्वीर में देख भी सकते हैं कि आप जिस मतदान केंद्र में, जिस पोलिंग स्टेशन पर खड़े हैं, काफी खूबसूरती से सजाया गया है, साथ ही पंखों की भी काफी ज्यादा व्यवस्था देखने को मिल रही है। जी निश्चित तौर पे ये भी है। अभी चूंकि धूप बहुत ज्यादा हो गई है, करीब 3 से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी 3 घंटे और बचे हैं, करीब 6 बजे तक मतदान होगा और मतदान का परसेंटेज 2 बजे तक करीब 38 पॉइंट समथिंग रहा हुआ है यहाँ पे, 38.4। तो कहीं न कहीं अभी धूप को देखते हुए थोड़ा यहाँ पे मतदाता एकदम दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, 1 या 2 का बीच में आ रहे हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 5 से 6 बजे के बीच में मतदाता फिर से एक बार लाइन में खड़े होंगे और परसेंटेज कहीं ना कहीं बिल्कुल, और यही देखने को भी मिलता है कि दिन के वक्त थोड़ा वोटिंग परसेंटेज में कमी आती है, स्लो हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा हालांकि बढ़ेगा। आऊंगी आपके पास एक बार, सुल्तानपुर में किस तरह से समीकरण बन रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। एक बार गुलियानी का रुख कर लेते हैं, अंबाला से हमारे साथ बने हुए हैं। गुलियानी, अगर बात की जाए, जिस तरह से शैलेश ने भी कहा कि जैसे जैसे दिन ढलेगा, शाम होगी तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है, फिर भी अगर एक रफ आइडिया लेकर चले कितनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकती है, क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों के बीच कैसा उत्साह और जोश? जी ये देखिए, अगर हम शहर की बात करते हैं, सिटी की बात करते हैं, तो वहां पर भी काफी जो है कांग्रेस और बीजेपी पार्टी, जो 2 मुख्य पार्टी हैं, इनका और इनके साथ अलायंस भी है अदर पार्टी का, तो इनका काफी एक वोट बैंक है खुद का, लेकिन उसी हिसाब से जो परसेंटेज है वो बहुत पुअर दिखाई दे रही है। लेकिन अब दोनों पार्टियों को काफी उम्मीदें लगी हुई हैं कि 3 से 6 का जो समय बचा है, इसमें जो है मतदाता काफी बड़ी तादाद में निकलकर सामने आएंगे और जो ये परसेंटेज पोलिंग की है कम आ रही है, ये काफी हद तक जो है बढ़कर ऊपर जाएगी। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो परसेंटेज ऑलरेडी काफी जो है अच्छी है, वहां से 44 से 47, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदाता है उनमें ज्यादा वोटिंग को लेकर एक्साइटमेंट या उत्साह देखने को मिल रहा है, उसके कंपैरेटिव जो शहरी मतदाता है वो थोड़ा ढीले इस वक्त दिख रहे हैं। गुलियानी, लेकिन बात अगर समीकरण की करें तो किस तरह का समीकरण आप अंबाला में बनते हुए देख पा रहे हैं? साथ ही अगर बात करूं हरियाणा की, क्योंकि 10 लोकसभा सीटें हैं और 2019 चुनाव हमने देखा किस तरह से सभी सीटों पर कमल खिला, अब की बार 2019 के कंपैरिजन में क्या अंतर? जी रिया, अगर हम समीकरणों की बात करते हैं तो यहाँ पर कई ऐसे फैक्टर हैं जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ जैसे दिखाई दे रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो किसान आंदोलन है, क्योंकि जो 80% पब्लिक है वो गांव में रहती है और वो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। तो इस वजह से पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो है भाजपा के जो नुमाइंदे थे, जो प्रत्याशी थे, उनका गांव में बड़े स्तर पर विरोध किया गया, उनको गांव में प्रोग्राम तक नहीं करने दिए गए और अगर जहां कहीं किसान इकट्ठे होते थे, प्रत्याशी खुद ही वहां से अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करके निकल जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा किसानी फैक्टर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो काफी जो सरकारी डिपार्टमेंट के जो क्लर्क हैं, पिछले लंबे समय तक पूरे हरियाणा स्टेट के क्लर्क तकरीबन 3 महीने से ज्यादा धरने पर रहे। उसके बाद सरपंच जो थे वो अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ गए थे, तो वहां पर भी उन पर लाठीचार्ज हुआ। इसके अलावा आशा वर्कर्स हैं, लंबे समय से धरने पर चल रही हैं। रोडवेज कर्मचारी हैं, वो काफी नाराज हैं। बिल्कुल, लेकिन हालांकि समीकरण चाहे जो भी बन रहे हैं, रिजल्ट क्या निकलता है उसके लिए शायद हमें 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। यहाँ इसी के साथ इंडिया वॉइस पर महा कवरेज जो है लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।
लोकतंत्र के महापर्व का छठा चरण और 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। इस दौरान इंडिया वॉइस पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन चुनाव को देखते हुए तमाम दिग्गजों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। विषय है मेरे लिए। जब पहली बार मैंने वोट डाला था तो फादर के साथ गया था, और आज फादर को साथ लेके आके, फादर इज नाउ 95 ईयर्स और 95 वर्ष की उनकी आयु है। उन्होंने मेरे साथ आज वोट डाला, मेरी वाइफ के साथ भी हम हैं, सब लोग, बेटी भी है, तो सब फैमिली में 3 जनरेशन में वोट हम लोग एक साथ डाले आज। ये बड़ा मेरे लिए गर्व का विषय है, और हर वोटर को पूरे कंट्री में जरूर वोट डालना चाहिए। यूथ को, हर किसी को वोट डालना, और इस बार हमने कोशिश भी बहुत किया कि इसको बहुत ही समावेशी बनाए। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए और हमारे आने वाले भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए सभी मतदान करें, अवश्य मतदान में भाग लें। जो पहली बार मत देने वाले हैं वो लोकतंत्र के महायज्ञ में अवश्य भाग लें और भारत की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। देखिए, चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। मैं लोगों से अपील करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि भारत के संविधान की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तानाशाही के अंत के लिए इस बार अपना वोट करें। जरूर निकलें वोट देने के लिए। अभी हमने मतदान किया है और मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र की मजबूती हमारे मतदान में है। ये अवसर 5 साल में एक बार आता है, इसलिए देश के भविष्य के लिए, लोकतंत्र और संविधान की मजबूती के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मैं सभी भाइयों बहनों, सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मत का प्रयोग करें। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में मत की ही, वोट की ही ताकत है, और अपनी ताकत का समय है कि अपनी ताकत का सभी हमारे मतदाता, 36 बिरादरी, सभी मतदाता उसका प्रयोग करें। कि मिराया अपने कॉलेज छोड़ के आई है अभी 3-4 दिन के लिए, कि अपने वोट करें, और जरूर यूथ का यही है कि बदलाव होना चाहिए और ये उनका समय है, और सबको बाहर निकलना चाहिए और वोट डालें और इंडिया गठबंधन को एक मौका दें और प्रगति और देश को प्रगति की ओर के तरफ जाएंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह तेज है, और जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ रहा है तो हम भी अपनी एंडिंग की ओर, यानी ये जो लोकसभा चुनाव है ये अपनी एंडिंग की ओर आगे बढ़ रहा है और सिर्फ 7वां चरण इसी के साथ रह जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज। सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। अब सिर्फ 3 ही घंटों का और समय रह गया है। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए, साथ ही हमारे साथ जौनपुर से विवेक कुमार भी जुड़ चुके हैं। परिचय मैं मेहमानों का कराऊंगी, एक बार जौनपुर लिए चलती हूं। विवेक, अगर जौनपुर की बात करें, क्या है वोटिंग परसेंटेज अभी लेटेस्ट? कुल जो है लोकसभा चुनाव की जो 6वां चरण है, महज 2.5 घंटे बचे हुए हैं और लोकतंत्र के महापर्व का सभी जो हिस्सा ले रहे हैं, अभी जो है 43% जो है मतदान पड़ चुके हैं जौनपुर में। इस वक्त हम मौजूद है जो है सागम विधानसभा का ये बूथ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और किस तरह से बूथों पर जो है लोग मतदान करके निकल रहे हैं। कहीं न कहीं अब जो है लोग, थोड़ा सा जो तापमान थोड़ा बढ़ा था, इसके बाद जो लोग घरों में थे, लेकिन अब जो है लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अपनी मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो वही हम बात करें जौनपुर सीट की, जो लड़ाई बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इससे पहले इंडिया वाइस ने धनंजय सिंह से बातचीत किया था। धनंजय सिंह ने कहा था बीजेपी जीत रही है। ये वही सीट है जो कि हॉट सीट मानी जाती है। पूर्वांचल का रास्ता जो इसी से होकर दिल्ली गुजरता है, दिल्ली में जो रास्ता तय होती है पूर्वांचल से तय किया जाता है। आज जो है मतदाता जो है अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। जौनपुर में कुल 14 उम्मीदवार जो है मैदान में है। सभी का भाग का फैसला ईवीएम में कैद होगा। जब 4 जून का ईवीएम का पिटारा खुलेगा, कौन जौनपुर का सांसद होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दिल्ली तक का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और जिसने उत्तर प्रदेश एक तरह से अपने पाले में कर लिया तो केंद्र में उसी की सरकार बनती है। आऊंगी आपके पास, गेस्ट जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से नेता अनंत अमित जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता भूदेव शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले अनंत अमित जी आपके पास आऊंगी।
जिस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हम पहले भी ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि यूपी से जो रास्ता निकलता है वो दिल्ली तक पहुंचता है। 80 लोकसभा सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी 62 जीती थी। अब की बार क्या कह रहा है आप लोगों का सोशल इंजीनियरिंग? 2014 और 2019 के बाद जो 10 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 7-8 वर्षों से बीजेपी की सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पे हम विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव में 80 के 80 सीट पे भारतीय जनता पार्टी का विजय हासिल लेकिन होना। सवाल यही अमित जी कि अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मुद्दा है वो पीएम मोदी का चेहरा है, क्योंकि पीएम मोदी जहां भी पहुंच रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं जनता से कि आप ये सोचिए कि आप कमल के निशान पर वोट करके मुझे जिता रहे हैं। वो वहां के सांसद की बात नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, वो बस यही जो मुख्य टॉपिक वो छेड़ते हैं वो यही है कि कमल के निशान पर वोट दीजिए और वो वोट मुझे मिल रहा है। रिया जी, ये देश का सौभाग्य है कि 6 चरणों के लगभग आज चुनाव खत्म होने वाले हैं और लगभग 200 रैलियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 450 लोकसभा क्षेत्रों को उन्होंने अभी तक कवर किया है और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे रिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में आजादी के बाद, जो कि इस तरीके से पूरे देश में और जनता की नब्ज को टटोलते हुए और जो बार बार कह रहे हैं मोदी की गारंटी और 400 पार, ये मोदी की गारंटी और 400 पार जो है ये हमारा नहीं है, ये देश के 140 करोड़ जनता का ये कहना है कि अब की बार 400 पार और मोदी जी की गारंटी, चूंकि मोदी जी ने विगत 10 वर्षों में, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, विकास का मामला हो, रिया जी ये बताइए, देश की आजादी के 70 वर्षों बाद भी जिस देश में 85% आबादी भूख से और अनाज के भरोसे पर है, वैसे में आज के तारीख में हमारी सरकार का आना बहुत ही जरूरी। जिस तरीके से कांग्रेस ने राज्य पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया, अगर कांग्रेस काम की हुई होती तो आज 5 किलो अनाज के लिए भारत की जनता लाइन में लगी नहीं होती। ये तो मोदी जी का नेतृत्व है। बिल्कुल अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पीएम मोदी ने कई रैलियां की, ताबड़तोड़ तूफानी प्रचार प्रसार किया। हालांकि मणिपुर को शायद वो अब की बार भूल गए। आऊंगी मैं आपके पास, भूदेव शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। भूदेव जी, जिस तरह से अमित जी कह रहे हैं 400 पार तो होने वाला है, बीजेपी ला रही है सारी सीटें, क्या कहिएगा? के जो प्रवक्ताओं का अगर भ्रष्ट चले तो ये तो पूरे 543 भी लेके आ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बोलना है, अच्छी बात है, सपने देखने भी चाहिए, लेकिन आज देश की जनता जिन मुद्दों पे चुनाव वोट डाल रही है उसको देखना है। 5 चरण के बाद में आपने देखा कि जब पहले चरण का मतदान हुआ, मोदी जी की क्या भाषा थी, सेकंड चरण में क्या थी, थर्ड में क्या थी, किस तरह इनका शीर्ष नेतृत्व तो पूरी तरह बौखलाया हुआ था। क्योंकि जो सर्वे आ रहे थे वहां की जनता ये बता रही थी कि जनता, देश का युवा, देश का किसान, देश की महिलाएं किन किन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन मोदी जी उन मुद्दों पे बात नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि पिछले 10 साल में उन्होंने कोई काम किया हो तो वो उस पर बात करें, जब उन्होंने काम ही नहीं किया तो वो किस मुद्दे पे बात करें? रोजगार उन्होंने दिया नहीं, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 20 करोड़ रोजगार होते हैं 10 साल। जवाब दीजिए अमित जी। तो वो आज देश की जनता उन मुद्दों पर सवाल चाहती है, जवाब चाहती है उनका। जिस तरीके से रिया जी पूरे देश में, झारखंड में इनकी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इनकी सरकार है, ये बताइए जो कांग्रेस के नेताओं के यहाँ से जो पैसों का पहाड़ मिल रहा है, वो भ्रष्टाचार की जननी जो कांग्रेस है उस पर भी कुछ बोलिए। और विकास की बात जहां तक बात कर रहे भूदेव जी, आप हमसे डिबेट में बैठे, आप चर्चा कीजिए, आपने 60 वर्षों में क्या किया और हमने 10 वर्षों में और पिछले 5-6 वर्षों में गिराइए ना। एक चीज बताइए, हिंदू मुस्लिम भ्रष्टाचार मुद्दा है या नहीं है इस चुनाव में? इनके लिए नहीं है रिया जी, ये तो कि भ्रष्टाचार इनके लिए क्या मुद्दा होगा? मुद्दा हमारे लिए है, देश की जनता का मुद्दा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो कांग्रेस उठा रही है सबसे ज्यादा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई। भूदेव जी आप जवाब दीजिए पहले मेरे सवाल का, भ्रष्टाचार मुद्दा है या नहीं? मैं बिल्कुल रिया जी, देखिए देश में भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आलमगीर सारे मुद्दे। ठीक है भूदेव जी, भ्रष्टाचार मुद्दा है, मैं मान रही, लेकिन आलम के स्टाफ के घर से पैसों का पहाड़ मिलना 35 करोड़ रुपए क्या दर्शाता है? फिर आप लोग भ्रष्टाचार के साथ हैं, खिलाफ है? भैया जी, अगर मुझे पूरा जवाब देना तब तो मुझे बोलने देना। नहीं, बिल्कुल आप दीजिए जवाब, सवाल करोगे। आपका पक्ष ही सुनना है इसलिए आपसे जवाब पूछा, आप बिल्कुल। देखिए
देखिए अगर कोई भी व्यक्ति है, किसी के भी यहाँ से अगर इस तरह से पैसा पकड़ा जाता है, हम उसका समर्थन नहीं करते। उसे उसका प्रूफ देने दीजिए कि वो पैसा कहाँ से आया, उसके बाद ही जब उस पर आरोप तय होंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो पता चलेगा ना कि वो पैसा कहाँ से आया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मोदी जी कहते थे कि अजीत पवार जी 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला, कहाँ है वो? आज उप मुख्यमंत्री बना दिए राजकिरण रहाणे, हेमंत सोरेन, ये कहाँ है? ये इतने सारे भ्रष्टाचारियों के नाम बताऊं जो बीजेपी में आ गए, आज उनकी मशीन में खुल गई, वो भ्रष्टाचारी कहाँ चले जाते हैं? केवल विपक्ष में जो दमता नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करता है, उसको ये अनावश्यक रूप से परेशान करके जेलों में डालने का काम करते हैं, जिसका नतीजा आज ये है कि आज मोदी जी अपने झोले को साफ करके तैयार कर रहे हैं कि 4 जून को उनको उठा करके जाना है, जिसकी तलाशी ली जाएगी 4 जून को कि इस झोले में क्या लेकर के जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कितना भी कहे, 4 जून को इनकी विदाई तय है। देश की जनता ये जान चुकी है कि ये देश को भड़कलाने का काम करते हैं, सत्ता के लिए किसी भी हद तक ये गिर सकते हैं। ये देश के युवाओं के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। जब मणिपुर की बात हो, हर जगह की जहाँ महिलाओं के साथ यूपी में कहीं पर भी बात हो, तो इनकी जो महिला विकास मंत्री, इनका मुंह नहीं खुलता है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है वो नहीं बोलती है, लेकिन अगर विपक्ष में कोई बात होती है तो ये सड़क पे आ जाती है, रोने लगती है। तो ये पूरा देश देख रहा है, इसमें वो बोलने वाली कौन सी बात है? मैं जवाब लेती हूँ, जवाब लेती हूँ। मुद्दों पे चुनाव दे रहा है, बेरोजगारी पर, महंगाई पर और महिला सुरक्षा पर, इन पर जवाब, इन पर वोट डाल रहा है। लेकिन ये केवल वोट मांग रहे हैं पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, इन पर वोट मांग रहे हैं। कभी ये कहीं नहीं देखा हमने 10 साल में क्या किया और आगे आने वाले सालों में हम क्या करेंगे। अमित जी, जब स्वाति मालीवाल का मसला होता है या फिर संदेश खाली का, तो बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती है। प्रज्वल रेवन्ना के मामले में क्यों बीजेपी ने अगर निंदा भी की तो जेडीएस के साथ गठबंधन तो है ना, जेडीएस के साथ गठबंधन तो नहीं तोड़ा आप लोगों ने? जी रिया जी, मैं आपका भी और बुद्धेव भाई का भी एक प्रश्नों का जवाब देता हूँ। आपके पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ। जिस तरीके से रमन्ना के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, अभी चूंकि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव का 6ठा फेज आज खत्म होने वाला है। नहीं, लेकिन ये उन्हें क्लीन चिट तो नहीं देता ना, चुनाव चल रहे हैं, ये बोल देना सिर्फ कि चुनाव चल रहे हैं, ये क्लीन चिट तो नहीं देता ना। रिया जी, वहाँ कानून अपना काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है जो या तो भ्रष्टाचारी हो, किसी भी करप्शन में मामला हो, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे समाज से उद्ग्रीट करने का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति या नेता, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, उनके साथ हम नहीं है। दूसरी बात, मैं भूदेव जी का मैं जवाब देता हूँ। भूदेव जी, ये बताइए, आप कह रहे कि हमने काम नहीं किया। आपको बताना चाहता हूँ 98 के पहले हमारी सरकार, जब वाजपेयी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बनी, उससे पहले रिया जी देश में NHAI का राष्ट्रीय राजमार्ग का एक दिन में 3 किलोमीटर काम होता था और हमारी सरकार बनी तो हम 1 महीने में 3 किलोमीटर होता था, हमने एक दिन में 3 किलोमीटर काम करने का शुरू किया। और विगत 10 वर्षों में, रिया जी जान के बहुत आश्चर्य होगा आपको और देश की जनता भी ये जानना चाहती है, भूदेव जी आप भी सुन लीजिए, आज के तारीख में NHAI में एक दिन में 50 किलोमीटर से ऊपर की सड़कों का निर्माण हो रहा है। किसके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है। मैंने एक प्रमाण दिया है विकास का और काम का बात। भ्रष्टाचार की बात तो आप करिए ही मत, क्योंकि भ्रष्टाचार किसने सिखाया पूरे देश को? भ्रष्टाचार कांग्रेस रही है। तो भ्रष्टाचार पे आप बोलते हैं तो देश की जनता हंसती है। अमित जी, सेम आप लोगों के लिए भी तो लागू होगा ना, पीएम मोदी भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी पार्टियों से गठबंधन के नेताओं पर कभी आप ही के नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। रिया जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। रिया जी, देखिए न्यायालय अपना काम कर रहे हैं, लगे हैं, कोर्ट ने अभी उनको मुक्त किया है। कोर्ट तो अपने तरीके से चलती है। अब कोर्ट मान लीजिए केजरीवाल जी को बेल दी तो क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती थी उनको बेल मिलना? लेकिन न्यायालय अपने तरीके से काम करता है, न्यायालय अपना पक्ष होता है। न्यायालय न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका किसी के अधिकार में नहीं रहती ना, किसी सरकार के अधीन नहीं रहती ना। अब हम तो नहीं चाहते थे कि भाई केजरीवाल जी को बेल मिले, लेकिन केजरीवाल जी को प्रचार करने के लिए बेल मिला, ये तो न्यायालय का देन था। तो अगर ये कहिए कि भाई इसमें ही भारतीय जनता पार्टी कहां था, तो अजीत पवार जी को न्यायालय ने अभी मुक्त किया है। और अजीत पवार जी के ऊपर यदि कोई भ्रष्टाचार का आरोप है तो हम दावे के साथ कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के लिए मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वो चलिए ठीक है, न्यायालय का जी बोलिए शर्मा जी। रिया जी, देखिए अब ये किसी से छुपा तो नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया
इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर, फंड के नाम पर जो क्या बोल रहे हैं, ये बोलिए कि नहीं, आप एक प्लीज बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड से सिर्फ क्या भारतीय जनता पार्टी को पैसा मिला है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पैसा मिला है, बताइए। और न्यायालय का काम किया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करवाया है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं, वो आपकी बात सच है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंपनियों से आपकी बात सही है शर्मा जी, लेकिन ऐसा तो नहीं है सिर्फ बीजेपी को पैसा मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, टीएमसी को भी मिला है। भ्रष्टाचारी है। देखिए रिया जी, अब ये 4 तारीख को और कहेंगे कि ईवीएम पे इनका निशाना आने वाला है। अब ये कहेंगे कि ईवीएम जब परिणाम आने लगेंगे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में 4 तारीख को, तो यही शर्मा जी आप ही के चैनल पे बैठकर और ये कहेंगे कि ईवीएम तो फेल हो गया, बड़ा घोटाला है आने वाला है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड और सीएम के ठीक ठाक है ना, ईवीएम तो कहना है क्या, क्योंकि 405 के तरह के बाद ये सारे घोटालों की जांच होगी, मुद्दा आने वाला है और विपक्षी दलों का वो ईवीएम के ऊपर आने वाला है। ठीक है, ठीक है, मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन दिल्ली में कैसी स्थिति है, मौजूदा हलचल कैसी है, वो जानने के लिए अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार अजीत के पास चलती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी अमित जी और शर्मा जी, आप दोनों के पास आऊंगी। एक बार अजीत के पास चल लेते हैं। अजीत, क्योंकि 3 से ज्यादा अभी समय हो चुका है, 4 बजने को हैं, 2 घंटे और रह चुके हैं, कैसी हलचल, कैसी स्थिति और क्या माने, क्या वोटिंग परसेंटेज अभी दिल्ली का? देखिए बिल्कुल, अगर मैं बात करूं वोटिंग परसेंटेज की, तो अभी तक जो राजधानी दिल्ली में 7 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, 7 सीटें, हम इन सभी 7 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। अभी तक अगर मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूं, तो ताजा जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया वो लगभग 34.% है, यानी कि कहा जा सकता है कि 34% के करीब जो मतदान है वो ओवरऑल दिल्ली में अभी तक की हुई है। और जिसमें जो सामने खबर आ रही है कि सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो 33% के करीब, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां से जो इस बार की सबसे वोट मानी जाती है, क्योंकि जहां एक और भाजपा से एकलौते मनोज तिवारी जो तीसरी बार इस चुनावी मैदान में भाजपा की तरफ से अपनी दमखम दिखा रहे, तो वहीं कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो कन्हैया कुमार हैं, वहां पर सबसे ज्यादा 35% के करीब जो मतदान है वो। लेकिन दिल्ली से 35-34 के अराउंड मतदान प्रतिशत आना आपको नहीं लगता क्या दर्शा रहा है, इतना कम वोटिंग परसेंटेज? और जिस तरह से सिर्फ अब 2 घंटे का और समय रह गया है, अगर ये एक्सटेंड भी होगा तो हम कितना माने, 50? देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दोहराने की, जिस तरीके से अभी तक की जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक जरूर रहा है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी तक की वोटिंग परसेंटेज है, हालांकि अभी लगभग 2 घंटे का समय है और आने वाले समय में जो वोटिंग परसेंटेज है वो और बढ़ने जरूर बढ़ेगी। और हालात ये है कि अभी भी भले ही जो गर्मी का जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों का मतदान केंद्रों पर आने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये 50 से 55% तक जरूर बढ़ेगी, आराम से जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है अजीत, आऊंगे आपके पास। एक बार विवेक के पास भी चल लेते हैं। विवेक, आपके पास कोई आइडिया यूपी की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें, लेटेस्ट आंकड़ा? यूपी में जो 5 चरण जो है 5 चरण हो चुके हैं मतदान प्रतिशत कम, लेकिन इस बार 6वां चरण जो चल रहे हैं मतदान प्रतिशत जो है ज्यादा जाने की जो संभावना ज्यादा जा रही है, लेकिन जौनपुर हम बात करें 43% अब तक हो चुके हैं। तो एक बार हम आपको तस्वीर दिखा, तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो है मतदान करके लोग निकल रहे हैं। तो एक बार हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा और तस्वीरों को एक बार दर्शकों को लेकर साथ लेकर चलते हैं और देखिए किस तरह से जो है मतदान करके लोग निकल रहे हैं और सेल्फी पॉइंट पर लगाए गए हैं और लोग जो है और जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी एक बार हम जानने का जो है लोगों से प्रयास करते हैं। और देखिए किस तरह से जो है लोगों में उत्साह है मतदान को लेकर जो है लोग पहुंच रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आज किसी पार्टी के नाम नहीं लूंगा, क्या मुद्दा रहा मतदान का? हमारा अधिकार है, उसको विरोध करना चाहते हैं। कैसा सांसद चाहते हैं? अच्छा सांसद चाहते हैं जो हमारे बारे में सोचे। 5 सालों में कितना बदलाव आपने देखा? बहुत बदलाव हो गया, रोड बन गया, रेलवे बन गई है और भी फैसिलिटी बनेगी। जब घर से निकले जेहन में क्या था, कैसे होगी? जैसा विकास चल रहा है हम चाहते हैं अच्छा विकास। और बिल्कुल जो है विकास के मुद्दे पर लोग वोट करना चाह रहे हैं और एक अच्छा सांसद जो है चुनना चाह रहा है। लोकतंत्र के महापर्व पर हर कोई हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इंडिया वाइज भी लोगों से लगातार अपील कर रहा है। एक बार विवेक ये मौका आता है और इंडिया वॉइस भी अपने चैनल के माध्यम से यही अपील अपने दर्शकों से करता है कि अगर अभी तक आप अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं और आपके क्षेत्र में आज मतदान है तो जरूर बाहर निकले। 5 साल में ये मौका एक बार जनता को मिलता है कि वो अपनी सरकार चुने। एक बार हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े उनका रुख कर लेते हैं। शर्मा जी, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है अभी फिलहाल,
35% दिल्ली से। क्या समझ पा रहे हैं इससे? बिल्कुल रिया जी, देखिए ये बड़ी चिंता की विषय है और मुझे लगता है कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ जनता से कि अधिक से अधिक घरों से निकले, क्योंकि ये चुनाव आपके और आपके आने वाले बच्चों के भविष्य के चुनाव है जिसमें आप तय करें। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को कुछ और कदम उठाने चाहिए थे, क्योंकि पिछले चरणों में आपने देखा कि पिछले इलेक्शन की अपेक्षा थोड़ा कम मतदान हुआ, तो आज अगर दिल्ली में इस तरह इतना कम हो रहा है ये सोचने वाली बात है, क्योंकि केंद्र में सारी सरकारें हैं, दिल्ली से पूरा देश चलता है। अगर जी बिल्कुल, राजधानी दिल्ली सबसे बड़ा शहर आप बोल सकते हैं, पूरे भारत का सबसे बड़ा केंद्र, और वहां से ये मतदान प्रतिशत का आंकड़ा आना यही दर्शाता है कि मतदाता जागरूक नहीं है या मतदान में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। शर्मा जी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस दावे कर रही है कि अब की बार परिवर्तन की लहर है, अब की बार परिवर्तन चाहिए, तो आखिर आंकड़ों में वो क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि 2004 की बात करें, 2004 में 59% वोटिंग हुई थी, देश भर की बात कर रही हूं। 2009 में 58%। जब परिवर्तन की लहर थी, मोदी लहर थी, 2014 में 66% वोटिंग देखने को मिली। 2019 की बात करूं 67%। 2024 का अगर परसेंटेज देखें तो 60 से या 60 से ज्यादा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल रिया जी, देखिए मैं सबसे पहले तो यही बताना या जरूरी जानना होता है कि इसका वोटिंग परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता है कि क्या सरकार में परिवर्तन होगा, लेकिन ये निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि देखिए जो सत्ताधारी सरकार है ये विपक्ष का भी दायित्व बनता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दायित्व चुनाव आयोग का होता है। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, चुनाव आयोग तो चुनाव लड़ने में बिजी है, चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने में बिजी है। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि देश की जनता को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे उस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए। अब 11 दिन बाद उस वोटिंग परसेंटेज को कैसे बढ़ाना है ये चुनाव आयोग जानता है कि जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन उसका वोटिंग परसेंटेज क्या होता है, 11 दिन बाद 12 दिन बाद क्या होता है ये जानता है। लेकिन देश की जनता को कैसे जागरूक किया जाए इसकी तरफ कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये चुनाव आयोग ये बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर ये कहता हूं कि परिवर्तन इस बार होगा, क्योंकि देश की जनता चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने की ये लड़ाई है जिसमें कोई विपक्ष नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के विरोध में ये देश की जनता चुनाव लड़ रही है। अमित जी, क्या आपकी बार ये सच है कि जो लहर प्रधानमंत्री मोदी की 2014 और 2019 में देखने को मिली थी, अब की बार थोड़ी फीकी पड़ती हुई या धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है? जनता के बीच जो क्रेज पीएम मोदी का 2014 और 19 में था, अब की बार वो थोड़ा कम हुआ है? बिल्कुल नहीं रिया जी, आज भी 2014 और 2019 की अपेक्षा दिल्ली में 3 बजे का जो आंकड़ा आया है चुनाव आयोग का 44.58% का वोटिंग का है, और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि 5 बजते बजते ये 60-65% का आंकड़ा होगा। और जिस तरीके से भूदेव जी कह रहे हैं रिया जी, कांग्रेस को किसी भी संस्थाओं पे कोई विश्वास नहीं, इन्हें इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं, इन्हें सीबीआई पे विश्वास नहीं, इन्हें ईडी पे विश्वास नहीं, इन्हें यहाँ तक इनके युवराज ने अभी पत्रकारों पे भी, इन्हें देश के जर्नलिस्टों पे भी विश्वास नहीं, मीडिया संस्थानों पे भी विश्वास नहीं है। तो इनसे क्या बात करना? देखिए एक बहुत बायोलॉजिकल इंसान है, आपके माध्यम से भूदेव मोदी जी तो बायोलॉजिकल इंसान है ही। आज जो में जो वोटर परसेंटेज, बिल्कुल राहुल गांधी ने जिस तरह से पत्रकारों को लेकर जो सवाल उठाया था उस पर भी सियासत जो है जारी है। अमित जी आप बने रहिएगा, भूदेव जी आप भी बने रहिएगा, अजित आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।